रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से ही एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सबसे ज्यादा सामने आया है, नाटो, जो अमेरिका प्रभुत्व वाले 30 देशों का सैन्य संगठन है। नाटो में यूक्रेन के शामिल होने की इच्छा से नाराज होकर ही रूस ने उसके खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। लेकिन इसके बावजूद नाटो ने कहा है कि यूरोपीय देशों के लिए उसके दरवाजे खुले हैं। इस विस्तार के पीछे सबसे बड़ा खेल अरबों डॉलर का वो फायदा है जो हथियार बेचकर अमेरिकी कंपनियां और नाटो के अन्य देशों की कंपनियां कमाती हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों नाटो दुनिया में और विस्तार करना चाहता है। रूस क्यों करता है नाटो का विरोध? अमेरिकी और नाटो देशों की कंपनियां कैसे कमाती हैं अरबों डॉलर? आमतौर पर यह माना जाता है कि नाटो के विस्तार के पीछे अमेरिका की सोच दुनिया में अपना दबदबा कायम करने और रूस के प्रभाव को सीमित रखने की है। ये राय काफी हद तक सही है, लेकिन नाटो के विस्तार के पीछे एक और बड़ी वजह काम करती है और वह है अमेरिकी हथियार कंपनियों की अरबों डॉलर की कमाई। नाटो के नियम के मुताबिक इससे जुड़ने वाले देशों को अपनी सेनाओं को आधुनिक बनाना होता है। नए सदस्यों को नाटो में शामिल होने के लिए अन्य देशों की तरह अपनी सेनाओं को दुनिया के सबसे महंगे हथियारों और कम्युनिकेशन सिस्टम से लैस करना पड़ता है। इन नए सदस्यों को ये हथियार और सैन्य उपकरण खरीदने के लिए नाटो देशों की कंपनियों का ही सहारा लेना पड़ता है। दुनिया में हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों का दबदबा है, यानी नाटो के विस्तार का सीधा मतलब है अमेरिकी हथियार कंपनियों की मोटी कमाई। यही नहीं, नाटो ने अपने सदस्य देशों के लिए 2024 तक अपनी जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नाटो के 30 में से अब तक अमेरिका, ब्रिटेन के अलावा 8 देश ही इस लक्ष्य को हासिल कर पाए हैं, जिसमें ग्रीस, क्रोएशिया, एस्टोनिया, लातविया, पोलैंड, लिथुआनिया, रोमानिया और फ्रांस शामिल है। अमेरिकी और ब्रिटिश कंपनियां नाटो के वर्तमान सदस्य देशों को भी हथियार और अन्य सैन्य उपकरण बेचकर जमकर कमाई करती हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका ने हाल ही में नाटो के सदस्य पोलैंड के साथ 6 अरब डॉलर को टैंक समझौते की मंजूरी दी है। साथ ही उसने नाटो के एक अन्य सदस्य जर्मनी को F-35 फाइटर प्लेन बेचने के लिए भी समझौता दिया है। F-35 आधुनिक फाइटर प्लेन है जिसे अमेरिकी कंपनी लॉकहीड मार्टिन बनाती है। इस फाइटर प्लेन के लिए अमेरिका कई अन्य नाटो देशों जैसे बेल्जियम, पोलैंड, डेनमार्क, इटली और नॉर्वे के साथ पहले ही समझौता कर चुकी है। अमेरिका के साथ यूक्रेन के करार के तहत लॉकहीड मार्टिन कंपनी 2018 से ही यूक्रेन को जैवलिन एंटी टैंक मिसाइलें भी सप्लाई करती है। अमेरिका ने 2017 में यूक्रेन को $47 मिलियन को हथियार देने की मंजूरी दी थी, जिस पर रूस बहुत नाराज हुआ था। 24 फरवरी को रूस के यूक्रेन पर हमले के 2 दिन बाद ही अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को $350 मिलियन के हथियार दिए जाने की मंजूरी दी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक जो बाइडेन ने यूक्रेन को $200 मिलियन की सैन्य सहायता देने की मंजूरी दी है। इसके बाद जनवरी-फरवरी के दौरान कीव में 8 अमेरिकी कार्गो प्लेन लैंड हुए थे, जिसके जरिए यूक्रेन को हथियार पहुंचाए गए। यूक्रेन पर हमले के बाद अमेरिका ने कहा कि वह यूक्रेन को $1 अरब की सैन्य सहायता यानी हथियार दिए जाने को लेकर प्रतिबद्ध है। रूस यूक्रेन युद्ध से न केवल अमेरिकी कंपनियों बल्कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और तुर्की जैसे नाटो के अन्य देशों को भी फायदा हो रहा है, जहां की सरकारी या प्राइवेट हथियार कंपनियां मदद के नाम पर यूक्रेन को करोड़ों डॉलर के हथियार बेच रही है। नाटो में शामिल कई बड़े देशों की कंपनियां हथियारों की बिक्री में शामिल रही हैं, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा अमेरिकी कंपनियों को होता है। दुनिया भर में हथियारों की खरीद बिक्री का डेटाबेस रखने वाली संस्था स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI के मुताबिक 2020 में टॉप 100 कंपनियों की दुनिया में हथियार और मिलिट्री सेवाओं से जुड़े उपकरणों की बिक्री $531 अरब रही। ये 2019 की तुलना में 1.3% और 2015 की तुलना में 17% ज्यादा है। इन टॉप 100 में से 41 अमेरिकी कंपनियां थी जिन्होंने 2020 में $285 अरब कीमत के हथियारों की बिक्री की। ये 2019 की तुलना में 1.9% ज्यादा है और ये इस दौरान दुनिया में कुल हथियार बिक्री का 54% है। इस दौरान दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बिक्री करने वाली टॉप 10 कंपनियों में से 6 अमेरिकी कंपनियां रहीं। 2018 से ही दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली टॉप 5 कंपनियां अमेरिका की ही रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी हथियार कंपनी अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन है। 2019 से ही दुनिया की सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली ये कंपनी है। 2020 में
टॉप 100 कंपनियों द्वारा बेचे गए कुल हथियारों में से 11% की बिक्री अकेले लॉकहीड मार्टिन ने की थी। 2020 में लॉकहीड मार्टिन ने 58.2 अरब डॉलर के हथियार बेचे। 2020 में दुनिया के कुल हथियारों की बिक्री में अमेरिकी कंपनियों की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा 54% रही। नाटो के अन्य देशों में ब्रिटेन की 7.1%, फ्रांस की 4.7%, इटली की 2.6% और जर्मनी की 1.7% रही। इसमें चीनी कंपनियों की हिस्सेदारी 13% और रूसी कंपनियों की 5% तक रही, जबकि भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी महज 1.2% ही रही। 2020 में दुनिया की टॉप 100 सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाली कंपनियों में भारत की महज 3 कंपनियां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और भारत इलेक्ट्रॉनिक शामिल थी। 2020 में बिक्री के हिसाब से टॉप 10 कंपनी में भारत कहीं नहीं है। टॉप 10 कंपनी में अमेरिका की 6, चीन की 3 और यूके की 1 कंपनी है। इनमें भी टॉप 5 में सभी कंपनियां अमेरिका की हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद हथियार मार्केट से कुड़ने लगा था। इसे देखते हुए अमेरिकी हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकारों पर उनके लिए नए बाजार तलाशने के लिए दबाव डाला। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक पुरानी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की टॉप 6 हथियार कंपनियों ने अमेरिकी सरकारों में लॉबिंग के लिए 1996 और 1997 के दौरान ही $51 मिलियन खर्च कर डाले। इसमें राष्ट्रपति चुनाव अभियानों के लिए उम्मीदवारों को करोड़ों डॉलर का चंदा देने जैसे कदम शामिल थे। संयोग से अमेरिका ने 1997 के बाद से ही पूर्वी यूरोप में नाटो का तेजी से विस्तार करते हुए 14 नए सदस्य जोड़ लिए। इनमें से ज्यादातर देश रूस के सीमावर्ती या उसके प्रभाव वाले देश थे। नाटो से नए देशों से जुड़ने का इन हथियार कंपनियों को जमकर फायदा हुआ। ये हथियार कंपनियां अब भी अमेरिका राष्ट्रपति उम्मीदवारों को चुनाव में जमकर चंदा देती हैं, ताकि नया राष्ट्रपति उनके लिए नया बाजार तलाशने का काम जारी रखे। युद्ध झेलने वाले देश को हमेशा नुकसान होता है, लेकिन कुछ भारी देश इससे भी फायदा कमाते हैं। उदाहरण के लिए अफगानिस्तान में अमेरिका ने वर्षों तक युद्ध किया, जिससे वहां बड़े पैमाने पर तबाही हुई। अब अफगानिस्तान का पुनर्निर्माण चल रहा है, जिसके लिए अमेरिका ने एक बड़ी राशि खर्च की है। स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ अफगानिस्तान रिकंस्ट्रक्शन की एक रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका ने अफगानिस्तान मिशन और उसके पुनर्निर्माण के लिए 20 वर्षों में 145 अरब डॉलर की भारी भरकम राशि खर्च की है। दरअसल अमेरिका ने ये पैसा अफगानिस्तान को नहीं दिया, बल्कि ज्यादातर पैसा अफगानिस्तान में पुनर्निर्माण में शामिल रही अमेरिकी कंपनियों को दिया। यूक्रेन में भी युद्ध के बाद पुनर्निर्माण के नाम पर अमेरिका और नाटो के अन्य देशों के साथ ऐसा ही खेल करने की संभावना है। आइए अब यह जानते हैं कि रूस और नाटो में विवाद का कारण क्या है। यूक्रेन युद्ध से उसका कनेक्शन क्या है। दरअसल 1949 में नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन का गठन सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए किया गया था। उस समय इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस समेत 12 देश शामिल थे। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो ने तेजी से अपना विस्तार किया। रूस के विरोध के बावजूद 1997 से इससे यूरोप के 14 देश और जुड़े। इनमें से कई देश न केवल रूस की सीमावर्ती हैं, बल्कि सोवियत संघ का हिस्सा भी रह चुके हैं। एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया जहां सोवियत रूस का हिस्सा रह चुके हैं, तो वहीं रोमानिया, पोलैंड, बल्गेरिया रूस के आसपास मौजूद देश हैं। यानी 1997 के बाद से नाटो के यूरोप में विस्तार ने एक तरह से रूस को चारों तरफ से घेरने का काम किया है। यूक्रेन भी लंबे समय से नाटो से जुड़ना चाहता है। अगर यूक्रेन भी नाटो से जुड़ जाता है तो नाटो सेनाएं रूस की सीमा के और करीब पहुंच जाएंगी। यूक्रेन के जुड़ने से पश्चिमी देशों की सेनाओं के लिए रूस की राजधानी मॉस्को की दूरी महज 640 किलोमीटर रह जाएगी, जो अभी 1600 किलोमीटर है। इसी विवाद की वजह से 24 फरवरी से रूस की सेनाओं ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ रखा है। यूक्रेन के अलावा कई अन्य देश भी हैं जो रूस के विरोध के बावजूद नाटो से जुड़ना चाहते हैं। इनमें स्वीडन, फिनलैंड, जॉर्जिया जैसे देश शामिल हैं। नाटो से करीबी को लेकर रूस 2008 में जॉर्जिया से युद्ध भी कर चुका है। इसी के साथ हम आज की खबर को समाप्त करते हैं। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।